Hello, Namaskar. This is a try to let you know the toughest slot that you could say CAT 2025 mega analysis based on the data. No social मीडिया का स्पेकुलेशन, कोई भी टीचर आके एसी रूम से कुछ बोल जाए वो नहीं है। ये है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को देखना। सो इन दिस एनालिसिस आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स कि अटेम्प्ट कितने थे, डिफ़िकल्टी क्या थी, कौन सा स्लॉट डिफ़िकल्ट है, कौन सा सेक्शन डिफ़िकल्ट है, किस स्लॉट में किस सेक्शन की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, एंड व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दैट इज़ अ ट्रेंड क्या हो सकता है आपके पूरे चीज़ का। अब कुछ दिनों के अंदर ही हम लोगों का रिस्पॉन्स की आ जाएगा, तो उसके बाद मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का भी आपको आंसर्स पूरा का पूरा एनालिसिस में निकाल के आपको दे दूंगा। देन यू कैन फिल योर फॉर्म्स अकॉर्डिंगली, आप उसको देख सकते हो। तो सर ये रिस्पॉन्स की के पहले आखिर क्यों आप कर रहे हो? तो दिस इज अ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे उसको कितनी करेक्शन की जरूरत है। व्हाट इट्स मीन, अगर मेरा एनालिसिस आपके रिस्पॉन्स की के बाद के एनालिसिस के साथ मैच करता है, दैट मीन्स वी आर इन द गुड पाथ। अगर कुछ अप एंड डाउन होता है तो मैं उसे करेक्ट करूंगा। तो दिस इज अ ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें है क्या क्या नहीं है, क्या हो सकता है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो मैंने 24,000, मेरे पास 2,000 प्लस डेटा आया था, फॉर्म्स मैंने फ्लोट की थी। मैंने इसको एक्सपोलेट किया है 24,000 डेटा का, और मैंने इसको टारगेट किया है 1.5 लैक्स एस्पिरेंट्स को। एग्जैक्टली दिस इज नॉट द केस फॉर द कैट, बिकॉज कैट में जो डेटा दिख रहा है, जो अभी मीडिया रिलीज निकल के आई है, उसमें 2.5 लैक्स जनता ने कैट का एग्जाम दिया है। 2.95 रजिस्ट्रेशन था। अगर आप मेरे रजिस्ट्रेशन वीडियो को भी देखोगे तो मैंने स्पेकुलेशन किया है कि 2.6 लाख ही जनता कैट देगी। तो अभी तक सारे स्पेकुलेशन सही जा रहे हैं। हम इस पे आगे बढ़ते हैं। पैटर्न्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रहे हैं कि अब तो सब कुछ राम जी के भरोसे है, बट लेट्स सी कि सब कुछ राम जी के भरोसे पे तो नहीं है। आपने जो अटेम्प्ट किया है वो ब्लॉक हो चुका है, वो लॉक हो चुका है, वो अब आपके रिस्पॉन्स की में दिखेगा और फाइनली आंसर्स की आना स्टार्ट करेंगे। मैंने एनालिसिस किया था कि कितने स्कोर पे कितने कॉल्स आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मैं उसको ड्रास्टिकली चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने ये माना था कि कैट 2024 इन दिस एनालिसिस, क्लासरूम में तो मैंने 2024 को टफ ही बोला था। इन दिस एनालिसिस कैट 2025 नॉट द 4, 2025 इज गोइंग टू बी द 24 से ऊपर, 23 से नीचे। बट दिस इज व्हाट 23 के एट पार आ चुका है, या सम ऑफ द सेक्शंस में वो 23 को क्रॉस भी कर चुका है। तो मैं इसको चेंज करूंगा। बट मैंने क्या किया है, मैंने आई एम कैलकाटा के नंबर्स को अपडेट कर दिया है। तो दिस इज द अपडेटेड वन। आई एम कैलकाटा का नंबर्स अपडेट किया है, बाकी को मैंने अपडेट नहीं किया। मैं उसको जब बहुत जल्द अपडेट करूंगा। तो अगर आपको अपना देखना है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो। वो आपको गाइड करते रहेंगे कि आप अपने नंबर्स को कैसे देख पाओगे, कैसे नहीं दे पाओगे। इन द रिसेंट दिस वीक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दीज आर द फॉर्म जो क्लोज होने वाले हैं। मैं किसी को भी पुश नहीं कर रहा हूँ, बट आप फ्यूचर्स देखना स्टार्ट करो। अपने बेसिस, अपने परफॉर्मेंस ऑफ द कैट के बेसिस पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जरूरत होगी तो आप मुझसे या मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, बिकॉज फॉर्म्स एज ए कॉस्ट, आईएफटी का ही अपना कुछ कॉस्ट है। आईएफटी को आपको पता है कि एक्सटेंड हुआ है, बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्स की तब तक आ जाएगी, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आईएफटी आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। जैट इज एग्जाम्स जिसको डेफिनेटली फिल करना ही करना चाहिए, तो आप उसको कीजिएगा। बाकी का मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ अमिए कैट। ये आपका यहाँ पे क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कीजिए। टेलीग्राम पे अमिए कैट सर्च कीजिए, या आप टेलीग्राम पे के आर अमिए, जो मेरा या मेरे टीम का हैंडल है, आप उनसे भी बात कर सकते हो कि आगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वो आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। या इवन अगर आप कोई भी फॉर्म्स का डेडलाइन मिस नहीं करना चाहते हो, अपडेट नहीं मिस करना चाहते हो, तो भी आप इनसे बात कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पे अपडेट होगा। और चैनल पे जब आप जाओगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है जहाँ पे डिस्कशन होता रहता है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। तो दिस इज़ अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में है। बट सिंस हमने कैट दिया तो हमें रुकना नहीं है। जैट का अन अकेडमी पे कोर्स लाइव हो चुका है, आप उसको जाइए, ज्वाइन कीजिए। इसमें भी मैं बहुत सारी क्लासेस लूँगा, मैं वाईटी पे भी बहुत सारे क्लासेस लूँगा। अगर कहीं पे भी कोई कोड की ज़रूरत होगी तो आप के आर अमी कोड यूज कर सकते हो, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। फाउंडेशन से एडवांस कवरेज होंगी, बहुत सारी टीम ऑफ फैकल्टीज़ हैं, टॉपिक कवर होगा, फुल लेंथ मॉक्स और सब कुछ होगा।
मैं इसमें क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा, मैं जैट के बारे में अपना पूरा अपडेट कर रहा हूँ बहुत जल्द, बिकॉज मुझको पता है जैट जिसने फोड़ा उसी में दम है। और अगर आप जैट की या एक्सेल की वेबसाइट में जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल दिखेगा जो मेरे स्टूडेंट्स अपने पढ़ाए हुए हैं। तो हमें जैट को फोड़ना है। अगर आपको लगता है कि आपका कैट खराब हो चुका है तो मैं आपसे बोलूँगा आप जैट को टारगेट करो, आप आगे एग्जाम को टारगेट करो। बट अगर आपने कैट दिया नहीं और आप अगले साल कैट के लिए जाना चाहते हो तो कैट 2026 का एडमिशन ओपन हो चुका है। 24,999 इज़ द प्राइस, जिसको आप कूपन कोड KRME से यूज कर सकते हो, जिसमें आपको बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड वी गिव आर बेस्ट। एंड कुछ कंडीशंस है, टर्म एंड कंडीशंस में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ कि ऑन अस मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे कंडीशंस ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे पसंद क्या है, आपका सक्सेस। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मुझे बताना था आपको एग्जाम्स के पहले। एंड अन अकेडमी आपके GDPI को सिक्योर करना चाहता है। अगर आपका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आता है, अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उसमें डाल दीजिए। अगर 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आता है तो अन अकेडमी आपको GDPI प्रेप को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रॉमिस करता है। दिस इज व्हाट द क्लेम इज ऑल अबाउट। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। अब आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि बॉस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वीडियो। आप कमेंट भी कर सकते हो कि दिस इज फ्रॉम द वीडियो स्टार्ट। तो मैं पहले आपको एग्जीक्यूटिव समरी बता दूं। पहला क्या है, हमने फॉर्म फिलअप करवाया था। कोई भी एक्स्ट्रा हायर AC रूम में 10 वीडियो मतलब फ़ोन कॉल या कुछ और बच्चों का चैट के थ्रू हम बात नहीं कर रहे हैं। फ़ोन पे बात हुई है, चैट हुआ है। AC रूम में मैं भी बैठा हुआ था आफ्टर द टेकिंग एग्जाम्स। मैंने स्लॉट 1 में एग्जाम भी दिया है, मैंने इसको फील भी किया है एज अ स्टूडेंट कैसा हुआ है। मैंने सेंटर में भी बात की है, मैंने फॉर्म फिल करवाया था, बिकॉज मेरे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा के थ्रू जो बिग पिक्चर्स निकल के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया है स्लॉट 1 में। दिस इज द सरप्राइज। बट ये अटेम्प्ट VRC में लोगों ने ज़्यादा किया है, बट VRC में तो दिस इज अ सरप्राइज। तो ये एक बहुत सरप्राइज है कि स्लॉट 1 विच वॉज नॉट एन ईजी स्लॉट एंड द पहला स्लॉट था, उसमें लोगों ने अटेम्प्ट ज़्यादा किया है। तो शायद डेटा ये बोल रहा है, मुझे ये नहीं मानना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ डेटा के साथ, बट लेट्स सी। स्लॉट 3 वाज द टफेस्ट स्लॉट। स्लॉट 3 टफेस्ट स्लॉट है, मैं इसके साथ अग्री करता हूँ, डेटा भी इसी के साथ अग्री करता है। एंड LRDI वाज द टफेस्ट सेक्शन ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो, ये हमारा एनालिसिस बोल रहा है। Slot was the most attempt friendly and the slot 3 candidate faced the toughest combination. Slot 3 के साथ toughest combination है। डेटा और रिसर्च और क्वालिटिव रिसर्च एक बात और बोलती है कि स्लॉट 3 वाज द टफेस्ट, बट वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे। इसलिए कुछ जगह पे उनको ऐसा लगेगा कि कुछ सेक्शंस में स्लॉट 3 बेटर परफॉर्म कर रही है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, एक एक पॉइंट को देखते हैं। स्लॉट 3 थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हुआ था, बट जब मैंने बात की कुछ लोगों से तो कुछ बच्चों ने कहा सर हमें लगा कि स्लॉट 1 टफ है। जब हमने वीडियो देखा हमें लगा स्लॉट 2 टफ है, तो मैं तो डर गया, मैं तो डर गई, तो मेरा स्लॉट 3 खराब हो गया। कॉन्ट्ररी कुछ लोगों ने कहा कि हम मेंटली प्रिपेयर थे कि स्लॉट 3 टफ होने वाला है, तो हमने स्लॉट 3 को बैलेंस अप्रोच किया है, तो मेरा ठीक गया है। तो ये जो नॉइज़ होता है ना, नॉइज़ हमें पॉजिटिवली इफेक्ट भी करता है, नॉइज़ हमें निगेटिवली भी इफेक्ट करता है। ये आप हो जो उस नॉइज़ को कैसे देखते हो, कैसे नहीं देखते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द बेल कर्व। अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, बेल कर्व। तो अगर कोई भी स्टैटिकली लोग हैं तो हर एक डेटा को बेल कर्व पे देना चाहते हैं। मैंने जो डेटा एक्सट्रपोलेट किया है और टारगेट किया है पॉपुलेशन को, नियर टू बेल कर्व है। ऑब्वियसली हम पॉपुलेशन को नहीं रिजेंबल कर सकते हैं। अगर मैं टोटल डेटा का VARC का अटेम्प्ट देखूं तो ये मोर और लेस थोड़ा सा स्क्यूड हो रहा है। अगर हम बात करें तो एवरेज हमारी 15.4 है विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3.9, थोड़ा सा स्क्यूड हुआ है। तो ये स्क्यूनेस इज ऑब्वियसली हमेशा 100% बेल कर्व तो नहीं आएगा एक्सट्रपोलेशन में, बट इफ यू सी कि ये स्क्यूनेस हमारा नॉर्मल है। LRDI बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर बिहेवियर कर रहा है। यहाँ से यहाँ अप एंड डाउन अगर आप रेड कर्व को देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, बिकॉज LRDI में लोगों ने ड्रास्टिकली बहुत कम अटेम्प्ट भी किए हैं और ड्रास्टिकली कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट भी किए हैं। इसमें मैंने आउटलायर्स को हटा दिया है, मतलब 15+ वाले कुछ लोगों को मैंने रखा है डेटा को, बट आउटलायर्स जो भी थे दोनों साइड के आउटलायर्स को मैंने डेटा को हटाया है। उसके भी बाद भी LRDI बहुत ही इरेगुलर बिहेव कर रहा है। बीइंग अ टफ सेक्शंस, लोगों ने कुछ अटेम्प्ट्स ज़्यादा मार दिए हैं। तो यहाँ पे शायद जब मैंने एनालिसिस को गौर से देखा तो लोगों ने टीटा अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया है। सिंस LRDI में 50% नियर क्वेश्चन टीटा थे, तो इसलिए LRDI का
इरेगुलर बिहेवियर्स टीटा को जस्टिफाई कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास टीटा है तो हमने उसको कुछ भी मार दिया, हमें नहीं पता है। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द वर्ड टीटा, जिसमें लोगों ने, बाकी टीचर्स ने बढ़ा चढ़ा के बोला था कि टीटा को तुम्हें मारना है, बट आपको पता है टीटा इज अ ब्लाइंड स्पॉट। टीटा हमेशा ब्लाइंड स्पॉट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट? हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और मान लो मेरा आंसर 10 है और ऑप्शन में एक आंसर 10 है, तो हम खुश होकर आंसर 10 मार्क आउट करते हैं। हमने 10 सॉल्व किया और सामने हमें 10 फिल करना होता तो अंदर से आवाज़ आती है शायद एक बार दोबारा चेक कर दे। तो टीटा आपको हेल्प भी करता है, टीटा आपको निगेट भी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो LRDI में एब्रप्टली नियर टू सिमिलैरिटी हम बात करें या नियर टू मैक्सिमम इरेगुलरिटी की बात करें तो ड्यू टू द टीटा आया है। तो उसको मैंने अपने पूरे कैलकुलेशन में उसको एडजस्ट किया है, वो आपको आगे दिखेगा। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट बेल कर्व की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्ड है, 8.6 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अटेम्प्ट हो रहा है विद 3.6 स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास। और टोटल अटेम्प्ट को अगर हम बात करें तो लोगों ने पता नहीं 32 अटेम्प्ट कैसे कर दिए। क्या इतने हैं? जब मैंने कुछ लोगों से बात की रिस्पॉन्डेंट से, तो उन्होंने कहा कि सर हमने टीटा पूरा अटेम्प्ट कर दिया। तो टीटा पूरा अटेम्प्ट करने से अटेम्प्ट आपका इंक्रीज हो गया है, बट ये मार्क्स को थोड़ा सा एडवर्सली इंपैक्ट करेगा। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस। मैं आपके साथ सेक्शन एनालिसिस लाऊंगा। ये आप ग्राफ को देखना, ये आपके जैट में या फ्यूचर किसी भी ग्राफ में दिख सकता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ को अपने इस एनालिसिस में लेके आ रहा हूं। VRC का जो देखोगे ये क्या है, इसे मैं इरेगुलर को हटा दे रहा हूं, प्लेटू दिख रहा है। देखो 10% जनता, ये जो ना 15 मार्क पे प्लेटू दिख रहा है। अटेम्प्ट जो आपके हो रहे हैं DLR में, ये इतना पीक दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली द मीन वैल्यू जो है वो लमसम यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे प्लेटू होना टिल द 15 मीन्स लोगों का अटेम्प्ट ज़्यादा है, यहाँ पे अटेम्प्ट कम है। मैक्सिमम जनता मीन के आगे पीछे ही घूम रही है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हम क्वांट में देखें तो ये आपका मीन यहाँ पे है। ये स्लॉट का अगर आप एनालिसिस करना चाहो तो आप देख सकते हो कि स्लॉट कैसे आगे मूव किया है, कैसे आगे मूव नहीं किया है। मैं इसको आगे भी लेके आऊंगा। तो दिस इज द समरी ऑफ द स्लॉट, द परसेंटेज डेंसिटी जो मूव कर रहा है। शायद वो आपको समझ में नहीं आया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं स्लॉट 1 के बारे में बात करता हूं। अगर हम VARC को अटेम्प्ट को देखें तो 15.8 इज द मीन अटेम्प्ट इंक्लूडिंग दी टीटा। ये हमारा मीन अटेम्प्ट है। मीडियन हमारा क्या है? 16। लोगों ने 16 अटेम्प्ट की है, विच इज टू हाई। मेरे को मीडियन जो मुझे लगता है फॉर द VARC शुड बी 8 to 9 और 10 हो गया। लोगों ने पता नहीं RC में कैसे अटेम्प्ट किए हैं। तो VARC में मीडियन 16 होना इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज अगर हम मास में एक बात करें तो लोगों के गलत बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो मेरा मानना है इन द स्लॉट 1 या अक्रॉस ऑल द स्लॉटेड VARC में कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा स्कोर आने वाला है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है और आपको लगता है कि आप काउंट करोगे अपने अटेम्प्ट को स्कोर से, तो वो गलती जब होने लगती है ना VARC में, तो बहुत ज़्यादा गलत होने लगता है। यहाँ पे देखो LRDI का मीन 8 है, मीडियन 8 है, मतलब लोगों ने जो है अटेम्प्ट किया है ड्यू टू द टीटा, अटेम्प्ट किया है ड्यू टू टीटा, बट मोरलेस ठीक है। क्वांट में लोगों के 9 अटेम्प्ट हैं, जिसमें 3 4 5 तो टीटा ही था, विच इज़ नॉट अ बैड साइन। और 33 ड्यू टू टीटा अटेम्प्ट हो रहा है। तो ये हमारा अटेम्प्ट एनालिसिस है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ छोटी छोटी बातें, देन हम आगे बात करेंगे। ये हमारे स्लॉट 2 का एनालिसिस है। मीडियन 14 है, देखिएगा मीडियन कितना है? 14 है। और मीन में यहाँ मीडियन कितना है? 16। स्लॉट 1 में लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया है, जबकि स्लॉट 1 का टफ आया था, ऐसा हमें मानना है। यहाँ 15 है। स्लॉट 2 में मीडियन जो हमारी है वो क्या है? 14 है। LRDI यहाँ पे हमारा जो आ रहा है 8 आ रहा है, विच इज़ नियर अबाउट सेम है। यहाँ क्वांट 8.5 है। स्लॉट 2 को लोगों ने कम अटेम्प्ट किया है। तो इट सीम्स कि स्लॉट 2 स्लॉट 1 से ज़्यादा टफ है। बट मैं स्लॉट 1 था, मुझे स्लॉट 1 टफ लगा बिकॉज मैं उस माइंडसेट में नहीं था। तो इवन लोगों को स्लॉट 2 वालों को पता चल गया था कि स्लॉट 1 टफ है, बहुत लोगों को पता चला होगा। अटेम्प्ट अभी भी उन्होंने कम किया है, उनसे अटेम्प्ट शायद हुए ही नहीं। तो मतलब ये देखने को मिल रहा है कि स्लॉट 2 में अटेम्प्ट हो ही नहीं रहे थे। यहाँ पे देखो मीडियन 9 का है क्वांट में। स्लॉट 2 में मीडियन डाउन हो चुका है। स्लॉट 2 में क्या हो गया है? मीडियन डाउन हो चुका है। स्लॉट 2 में क्वांट लेंदी आया था, लोगों ने अटेम्प्ट कम किए हैं। और मैं इसमें टीटा को एडजस्ट करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ डेटा के थ्रू।
अगर हम स्लॉट 2-3 में बात करें तो स्लॉट 3 को पता चल गया था कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 टफ है। उसके बाद भी उन्होंने मैथ्स में कम अटेम्प्ट किया, मतलब स्लॉट 3 का मैथ्स वाज द टफेस्ट और द लेंथीएस्ट इज द राइट वर्ड। टफेस्ट और लेंथीएस्ट बोलो, दो इनमें लोगों ने अटेम्प्ट कम किए हैं, और मैं डेटा नहीं बोल रहा हूँ। वीआरसी द नॉर्मली सेम है। एलआरडीआई, अब यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, स्लॉट 3 का वीआरसी वाज नॉट इजी, बट लोग माइंड प्रिपेयर कर चुके थे तो इसलिए यहाँ पे किया है। इन्होंने माइंड प्रिपेयर किया था, उसके बाद भी लोगों के अटेम्प्ट कम हुए हैं, मतलब स्लॉट 3 हमें पता है कि अब टफ आएगा, उसके बाद भी हम कम प्ले कर रहे हैं, हमें पता है कि बॉल्स कैसे आ रही है, लेकिन हमसे रन नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब बॉल्स में जान है। बॉल्स काफ़ी अच्छी बॉल्स प्ले हुई है, स्लॉट 3 में काफ़ी अच्छी बॉल्स प्ले हुई है। एलआरडीआई भी काफ़ी अच्छा खेला जा रहा है। लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि हमें तो एलआरडीआई ऐसे करेंगे, राम जी तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे क्यों किया। आई वुड से दिस द वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस पेपर। अगर हम स्लॉट की बात करें, नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा इंपैक्ट करेगा, बट यहाँ पे जो ड्रॉबैक है, 2.5 लाख जनता दे रहे हैं, मीन्स ऑन एन एवरेज 80,000, चलो ठीक है 2.4 को मानते हैं, 80,000 जनता पर स्लॉट है। अगर मैं इसका 0.1% निकालूं, मतलब यहाँ से पॉइंट हटा दूं 1000, तो 3 हटा दूं, मतलब 80 जनता आपके भाग्य को डिसाइड करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन में ये 80 जनता इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्लॉट में कुछ ना कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके बिना प्रेशर में एग्जाम दे रहे हैं। स्लॉट 1 में मैं था, मेरा अटेम्प्ट 0 है, आपको उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लॉट 1 में ऐसे भी कुछ फैकल्टीज बैठे हुए थे जो अपने आप को 100% सीरियल बोलते हैं, 99% सीरियल बोलते हैं। स्लॉट 2 में भी ऐसे फैकल्टी हैं जो बोलते हैं कि मैं तो एक्स नंबर ऑफ टाइम्स लेके आया हूँ, तो वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो वो आप देखिए कि आप किस फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्या फैकल्टी आपको गाइड कर रहा है, आपका इनेमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के देखने को मिलेगा। स्लॉट 3 के साथ अगर फैकल्टीज जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा स्लॉट अच्छा है, कौन सा स्लॉट बुरा है। दिस इज कॉल्ड द वायलिन डायग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं वायलिन। ये वायलिन जैसा दिख रहा होता है ना। यहाँ पे क्या है, परसेंट, ये क्या है आपका क्वारंटाइन है, 7.5% जनता। मीन वैल्यू जो आपकी स्लॉट 3 की है थोड़ी सी ऊपर है। स्लॉट 1 में मीन वैल्यू कम है। स्लॉट 2 में लोगों ने कहा है कि इसलिए हम लोग ज़्यादा अटेम्प्ट इसलिए कर पा रहे हैं वीआरसी में, क्योंकि हमें पता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और मीन के अराउंड ही मैक्सिमम जनता लाई कर रही है। बॉटम भी इनकी काफ़ी अच्छी है। स्लॉट 1 में इस क्वारंटाइल में, डैट मीन्स यू कैन से 12 to 17.5 में ज़्यादा जनता है। स्लॉट में 15 के अराउंड ज़्यादा जनता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को एनालाइज करूंगा आपके लिए, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं वायलिन शेप और कर्व्ड एरिया डायग्राम हम लोग इसको बोलते हैं। आप याद रखिएगा, द लीनियर लाइंस जो हैं, ये जो लीनियर्स लाइन आपके जो दिख रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट, जो ऊपर जो आपके कुछ लाइंस हैं, दीज आर द आउटलायर्स। हम उसे आउटलायर्स बोल रहे हैं। डैश लाइन जो है आपका, वो क्या है, आउटलायर्स। आउटलायर डैश लाइन रिप्रेजेंट 25th एंड द 75th परसेंटाइलर्स, कि 25th और 75th परसेंटाइलर को हमने आउटलायर्स बना के हटाया है। ब्लैक डॉट्स जो है रिप्रेजेंट्स एक्चुअल है। ये ब्लैक डॉट्स जो है वो आपके एक्चुअल का परसेंटेज का रिस्पॉन्डेंट आपको दिखा रहा है। अगर हम स्लॉट 1 की बात करें, देखिएगा, अगर हम किसी बात करें स्लॉट 1 की, सो दिस इज द स्लॉट 1, दैट इज ब्लू, हैज द हाइएस्ट एवरेज 15.8। सो ये जो दिख रहा है ये स्लॉट 1 है, इज द हाइएस्ट एवरेज 15.8। ये स्लॉट 2 है, नॉर्मलाइज नाम इधर से उधर हो गया है, और ये क्या है, हमारा स्लॉट 3 है। तो आप नाम में मत जाइएगा। स्लॉट 1 में हाईएस्ट है, मीडियन हमारा 16 है। सो दिस इज मोर अटेम्प्ट्स को टारगेट कर रहा है स्लॉट 1 को, डाउन दैन द स्लॉट 2 14.8 आपका आ रहा है, एंड द स्लॉट 3 द 15.4। तो ये हमारा डेटा क्या है, 15.4 अटेम्प्ट जा रहा है। आप वीआरसी को देखिएगा तो आपका ये दिखेगा। तो अगर हम सारी बात करें तो स्लॉट 1 का वीआरसी इज मोस्ट अटेम्प्टेड फ्रेंडली था। लोगों ने खुल के अटेम्प्ट किया है, उनको पता भी नहीं चला है कि क्या हुआ है। और स्लॉट 2 का वीआरसी थोड़ा सा टफ था। स्लॉट 2 का वीआरसी थोड़ा सा टफ था। तो ये हमें ऐसा लग रहा है विद द वायलिन ग्राफ। तो अगर मैं वीआरसी को देखूं तो स्लॉट 1 वाज ऑन द हाईएस्ट साइड।
अब ये स्लॉट 1 है हमारा, ये स्लॉट 2 है और ये स्लॉट 3 है। मुझसे राइटिंग में गलती हो गई है, डेफिनेटली यही है। अगर हम स्लॉट 1 में करें तो ये जो हमारा है DILR, DILR की अगर हम बात करें तो इन द DILR और द ब्लू एंड द ग्रीन ऑरेंज अगर हम बात करें तो दोनों में 8.7 अटेम्प्ट हुआ है। टीटास बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक जो बात देखने को मिल रही है कि टीटा होने के बाद भी लोग अटेम्प्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिला सॉल्व करने का। उन्हें टाइम ही नहीं मिला। लोग अब कुछ बोलेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ईजी थे, चाहे वो क्वांट हो या LRDI हो। अगर क्वेश्चन ईजी हैं तो हम ये मान के चलते हैं उसको तो सबने सॉल्व किया होगा, तो इस क्वेश्चन को हटा ही दो ना। अगर ईजी क्वेश्चन को लोग सॉल्व नहीं करें तो उनकी गलती है ना, कि अगर 3 ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको सबने सॉल्व किया होगा, वो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे भी बैलेंस हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइए कि सर मेरे स्लॉट में 3 क्वेश्चन ईजी आए हैं, उसके स्लॉट में 4 क्वेश्चन ईजी थे, उसके स्लॉट में LRDI का एक सेट बड़ा ईजी आया है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में बैलेंस हो जाता है। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो जो VAS, अगर मैं LRDI की बात करूं तो LRDI में स्लॉट 3 वाज ऑन अ टफर साइड। LRDI में स्लॉट 3 हमेशा टफर साइड में दिखा है, ये देखने को मिला है। लेकिन लोगों का ये बोलना है कि सर मेरे को पता है, मेरा एक दोस्त LRDI स्लॉट 3 का एक ईजी सेट किया है, तो ये डेटा बोल रहा है। हो सकता है कि वो ईजी सेट मास के लोग कर रहे हैं। ऐसे अगर आप देखिएगा तो बात किया जाए तो आपसे अगर मैं बोलूं स्लॉट 1 अगर मैं बात करूं इज ऑन द इजियर साइड फॉर द एल। मैं VRC का बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उनको पता ही नहीं लोगों का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसमें नोशनल गेन भी हमें नहीं पता है क्या है। ऑन द इजियर साइड देन द स्लॉट 2 और 3 ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल दिख रहे हैं, ये हमें ऐसा दिखता हुआ मिल रहा है। तो LRDI में अगर आपको लगता है कि आपका भी यही मानना है तो आप बताइएगा। तो मेरे को जो LRDI में मानना है कि दैट इज स्लॉट 1 इज ऑन द इजियर साइड ऑफ द LRDI, जो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे जो पता चला कि मैंने स्लॉट 1 में मैं था तो एक LRDI तो सेट बड़ा ईजी था, रडार चार्ट तो कोई भी देख के सॉल्व कर सकता था और एक और सेट सॉल्व किया जा सकता था। उसमें कोई सेट नहीं है कि अगर कोई समझदार बंदा होगा तो वो रडार LRDI को सॉल्व करेगा और बाकी बचे हुए टाइम में एक सेट को डाल देगा, वो सॉल्व हो जाता। अगर आप टैप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व हो सकता था। तो ये हमारा है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल दैट इज क्वांट। तो अगर आप क्वांट को देखोगे, दिस इज द स्लॉट 1, दिस इज द स्लॉट 2 एंड दिस इज द स्लॉट 3। अगर हम क्वांट को देखते हैं तो 9.3 इज द हाईएस्ट अटेम्प्ट है, मीडियन 9 है। वायलिन शेप इज अ फुलर अपर रीजन, ये जो है ना अपर रीजन, इस रीजन में फुला हुआ है, मतलब मैक्सिमम लोग 10 से नीचे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट लोगों का ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे ऊपर अटेम्प्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इस पूरे डेटा को देखते हैं, मीन मीडियन मोड और वायलिन को देखते हैं, तो अब ये जो बात है कि पेपर लेंदी आया है, ये तो पूरा है, ये क्लियरली हाईलाइट हो रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है, लेंदी है। बिकॉज क्वांट में जनरली 8, 9, 10 क्वेश्चन में फंस जाना इवन द टॉपर्स के लिए, आगे देख रहे हो ये स्लाइड पतला होता जा रहा है, बहुत पतला। लास्ट ईयर थोड़ा सा यहाँ पे वायलिन शेप मोटा था, ये सेम चीज़ को शो कर रहा है जो 2022 एंड 2023 में दिखा था। एक्चुअली 2023 में क्वांट का जो बिहेवियर है, अटेम्प्ट बिहेवियर, वो 2023 को फॉलो कर रहा है। तो अगर देखते हैं हम लोग, दिस चार्ट इज हाईलाइटिंग व्हाट, जो मैंने पॉइंट्स नोट किया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। विद स्लॉट 3 कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग ऑन द एवरेज, स्लॉट 3 एवरेज अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्लॉट 3 का जो प्रॉब्लम हुआ है, उन्होंने कहा कि बहुत लेंदी पेपर्स आए हैं और बहुत डिफिकल्ट पेपर्स आए हैं। तो ये स्लॉट 3 के लिए एक बुरी बात हो सकती है कि उन सबके लिए तैयार थे बट उनसे पेपर सॉल्व नहीं हुए। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स इंप्रूव हो विथ कंडीशन अप्लाई, वो 80 लोग जो हैं वो आपको एडवर्सली अफेक्ट नहीं करें। तो वो रिस्पॉन्स के बाद ज़्यादा क्लियर होगा कि वो 80 लोग में कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करें। टोटल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, अगर हम टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें अगर आप पूरे वायलिन चार्ट को देखोगे तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुला हुआ है। स्लॉट 2, स्लॉट 1 थोड़ा सा नीचे के टाइप से ज़्यादा फुला हुआ है, स्लॉट 3 ऊपर नीचे दोनों टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस अटेम्प्ट को देखा जाए
तो लोग को ऐसा लग रहा है कि स्लॉट 1 ईजी है अटेम्प्ट के वाइज से। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का डिफिकल्टी सेम है, तो मतलब डिफिकल्टी धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। मैं स्लॉट 1 में था, मुझको टफ लगा स्लॉट 1, मुझे ईजी नहीं लगा स्लॉट 1, और उसके बाद अगर देखा जाता है तो डिफिकल्टी धीरे से इंक्रीज हुई है और 2 और 3 में मोर और लेस बराबर है। तो ये अटेम्प्ट एनालिसिस है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, अटेम्प्ट एनालिसिस। अब मैं नोशनल एनालिसिस को बात करता हूं, तो चलिए हम लोग नोशनल एनालिसिस को बात करते हैं। हमने वायलिन चार्ट देखा, अब इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉक्स एंड प्लॉट। इसको याद रखो, हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स एंड प्लॉट। बॉक्स एंड प्लॉट डिफिकल्टी और एनालिसिस को देख के पता चलता है कि कितना है। वायलिन चार्ट में था वो कर्व बना हुआ है, यहाँ पे हम बॉक्स बना रहे हैं, उसको हम नॉर्मली कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें बॉक्स एंड चार्ट को लेके, तो ये स्लॉट 2 है, द ग्रीन वन इज द स्लॉट 2, स्लॉट 1 इज द पर्पल 6 पॉइंट, ये आपका स्लॉट 1 है। एंड देन हम बात करें स्लॉट 2 की, ये स्लॉट 2 है। ये नंबर्स मेरे को लिखने में, बिकॉज मैंने डेटा कॉपी पेस्ट किया, नीचे से लिखने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई, तो स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है। अगर हम VRC की बात करें तो VRC को 6.99, 7.19 और 6.5 है। मोर द डेटा मोर द डिफिकल्टी लेवल, तो VRC स्लॉट 2 का ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा माना जा रहा है। VRC स्लॉट 2 का डिफिकल्ट है। लेकिन जब बात की गई तो लोगों ने कहा सर स्लॉट 3 का भी VRC इजी नहीं था, स्लॉट 3 का VRC टफ था, हम मेंटली प्रिपेयर थे, बस यही बात है। तो मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। अगर मैं इसमें बात करना स्टार्ट करूं तो देखा जाएगा तो VRC में दिस इज लमसम दिस स्लॉट 1 VRC वाज ऑन इजियर साइड। मुझे इजी तो नहीं लगा था, बट मास बोल रहा है कि स्लॉट 1 का VRC इजियर साइड है। दिस इज नोशनल, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगा, उसके बेसिस पे ये चार्ट निकल के आ रहा है। आपने क्या अटेम्प्ट किया, आपको क्या लगा, मुझे क्या लगा, और एनालिसिस क्या बोलती है के हिसाब से VRC of the slot 2 is on a higher difficulty sides and the slot 3 is on the same level of difficulty, but slot 1 में VRC easy है। तो VRC स्लॉट 1 का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा निगेटिव स्क्रू हो सकता है। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में VRC में नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव जा सकता है, ये हमें अभी देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं LRDI में, तो LRDI में जो ट्रेंड देखेंगे, ये थ्रू आउट बोला है कि हम डिफिकल्ट हैं। मतलब सब लोगों ने चीख चीख के बोला है, मतलब 10 लोग भी बोलने वाले हैं कि हम डिफिकल्ट हैं, सबने 8+ बोला है। VRC को लोगों ने बोला कि मॉडरेट है। आप देखोगे तो VRC में लोगों ने क्या बोला कि जो ठीक है, 6 है, 7 है, कोई भी 8 तक नहीं गए थे, मॉडरेट है। बट LRDI को लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि टफ है। ये मेरा स्लॉट 1 है, ये मेरा स्लॉट 2 है, ये मेरा स्लॉट 3 है। ठीक है, दिस इज स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट ये है, इस बात को अगर हम देखें तो राइट जो हमारा है मोस्ट डिफिकल्ट, अगर हम बात करें, दिस इज द DILR, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, द DILR। सो अगर मैं DILR की बात करूं तो इन द DILR 8.83, 8.19, 8.60 लोगों ने अटेम्प्ट स्लॉट 1 में ज़्यादा किए, लेकिन स्लॉट 1 के LRDI को टफ बता रहे हैं। और सेकंड टफ LRDI क्या है, स्लॉट 3 का। अगर मैं LRDI को लेके बात करूं, यहाँ लोगों ने अटेम्प्ट कम किए और LRDI से टफ बता रहे हैं, तो ये दोनों साइड से अच्छा है। मैंने अटेम्प्ट कम किया और मैं इसको टफ बता रहा हूं, तो एक्चुअली ये टफ है। बट यहाँ पे जो लोगों का मानना है, कुछ लोगों का, कि सर एक सेट ईजी आया था, तो वो अगर ईजी है तो उसके साथ चल रहा है, इसमें देखा गया। तो अगर आप बात कीजिएगा तो तीनों के तीनों स्लॉट टफ है LRDI में। मैं अगर देखना स्टार्ट करूं, मैं बात करना चाहूं, तो मैं बोलूंगा 1 इज समथिंग लाइक दिस, 1 और 2 मोर और लेस इक्वल है, या 2 हो सकता है ज़्यादा हो और 3 उससे ज़्यादा हुआ है। इसमें एक मैसेज नहीं, मेरे पास 2-3 मैसेज आए हुए थे कि हमें देखना होगा स्लॉट 3 को। आप वेरी टफ बोल रहे हो, बट मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा कोई दोस्त बोल रहा है कि टफ नहीं है। तो दिस इज व्हाट द डेटा जो मेरे पास आया है। आफ्टर द रिस्पॉन्स की हम उसमें बात करेंगे। स्लॉट का अगर मैं इसमें एक नाम दूं तो इसका नाम होगा नाइटमेयर। ये क्या है, नाइटमेयर है। LRDI ऐसा हमने सोचा भी नहीं था।
जो लोग आपको पढ़ाते हैं कि हम को ऐसे बनाएंगे, वो नहीं है। हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी हो गई है आज के टाइम पे। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को देखा होगा, जब मैं मॉक्स दे रहा था, मैंने क्वांट का ही मॉक्स लाइव दिया है, मैंने आपको बताया था कि नर्व इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नर्व को मेंटेन करते हो। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आप सारी जगह देखोगे तो कुछ लोगों ने हाई अटेम्प्ट किए हैं क्वांट में, अगर आप नर्व मेंटेन करते हो तो। अगर मैं डीएलआर की बात करूँ तो दिस इज़ व्हाट द केस। आइए हम क्वांट की बात करते हैं। वीआरसी कौन सा टफ था, मैंने आपको बताया है। हमने एलआरडीआई में बात करना है, अब क्वांट में देखते हैं। क्वांट में लोगों ने स्लॉट 1 को थोड़ा सा बोला है, 7.49 डिफ़िकल्टी है, और यहाँ पे देखते हैं ये 7.5 डिफ़िकल्टी है, 8.3 डिफ़िकल्टी है। लोगों ने सरासर बोला है कि 3 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, 2 और 5 का क्वांट सेम डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज़ व्हाट द एनालिसिस ऑफ द डिफ़िकल्टी लेवल नोशनल अटेम्प्ट और डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करें तो ये मैं एलआरडीआई को बोल रहा हूँ। एलआरडीआई डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही है एज पर द डेटा। हो सकता है यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो। वीआरसी में 132 का हिसाब किताब चल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए तो हर एक जगह लोगों को ये बोलना है कि 1 इज़ ऑन द ईजियर साइड। लोगों को 1 ऑन अ ईजियर साइड लगा है, जबकि मुझे नहीं लगा है, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो। बट डेटा कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है, हम उसमें बात करते हैं। सो दीज आर 3 थिंग्स जो हम बात करना चाहे तो। अगर मैं बात करूं ओवरऑल डिफिकल्टी, तो लोगों ने कहा कि सेक्शन वाइज हम इजी हैं, बट ओवरऑल हम डिफिकल्ट हैं। स्लॉट 1 को, स्लॉट 2 को पता नहीं लोगों ने ओवरऑल डिफिकल्टी नहीं माना है, और स्लॉट 3 को डिफिकल्ट माना है। तो ये जो ओवरऑल डिफिकल्टी जो है ना, वो कहीं भी किसी भी काम का नहीं होता है। आपके पास क्या होता है, वीआरसी होता है, आपके पास क्या होता है, एलआरडीआई होता है, और आपके पास क्वांट होता है। इनके मार्क्स नॉर्मलाइज होते हैं। इनके मार्क्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स ऐड होके आपका एक ओवरऑल मार्क्स लाते हैं। तो ओवरऑल आपको पेपर टफ लगा या इजी लगा, दिस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये नोशनल है। फिर भी मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मैं इस नोशन को चेक करना चाहता था, उसको बनाना चाहता था। तो अभी जो नोशनल गेन हमें मिलता हुआ दिख रहा है स्लॉट 3 बेनिफिट में। अगर मैं समरी में बात करूं तो स्लॉट 1 में लोगों ने कहा कि फ्रेंडली, मतलब पेपर तो फ्रेंडली है ही नहीं, पेपर तो फ्रेंडली है ही नहीं। मतलब 2025 को तो इस तरह से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लोगों ने। लेकिन उसमें भी स्लॉट 2 को लोगों ने स्लॉट 1 को क्या कहा कि हम फ्रेंडली हैं। यहां पे मैंने आपको बताता हूं, ये चार्ट नोशनल चार्ट है। ये चार्ट क्या है, नोशनल चार्ट है। ये चार्ट नोशनल चार्ट है। स्लॉट 2 परसीव द मोस्ट डिफिकल्ट, अगर हम सब में जाए 7.19 जो चार्ट दिख रहा है, ये इसकी डेटा नहीं है। अगर हम पूरे चार्ट को एनालाइज करते हुए देखें तो ये हमारा है वीआरसी का। ये हमारा क्या है, वीआरसी का। वीआरसी में स्लॉट 2 टफ है। एलआरडीआई की बात करें तो वेरी लो अटेम्प्ट्स अक्रॉस द स्लॉट्स हुए हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन, सारे सबने इसको सबसे बड़ा और सबसे टफ सेक्शंस माना है, ये याद रखिएगा। अगर क्वांट की बात करें तो स्लॉट 1 में लोगों ने अटेम्प्ट ज़्यादा किया, पता नहीं कैसे। मुझे भी स्लॉट 1 में अटेम्प्ट ज़्यादा दिख रहा था, बट था स्लॉट 3 टफेस्ट क्वांट और लेंथीएस्ट क्वांट पेपर माना गया है। सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो रही है अटेम्प्ट में। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो स्लॉट 1 हैज द हाईएस्ट एवरेज टोटल आया है। स्लॉट 2 का कम और स्लॉट 3 का बहुत कम आ रहा है। अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। स्लॉट 1 द मोस्ट कंडक्टिव हाई अटेम्प्ट्स एंड द स्लॉट 3 वाज द मोस्ट चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी सेक्शंस। तो स्लॉट 3 द लास्ट स्लॉट इज गोइंग टू बी द टफेस्ट स्लॉट। अगर आपका टफेस्ट स्लॉट है और आप एवरेज से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो विद एक्यूरेसी, क्रॉस योर फिंगर्स, काफ़ी अच्छे स्कोर आपके आने वाले हैं। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करता हूँ तो हाई स्कोरिंग पेपर था, बैलेंस पेपर था अमंग 3, और स्केल अप यहाँ पे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि स्लॉट 3 में अगर आपका मार्क्स एवरेज से ऊपर है, जो अभी एवरेज ये तो कम डेटा है, मैं एक बार फिर से एनालिसिस लेके आऊँगा, तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर आने वाले हैं। स्लॉट 2 में, स्लॉट 1 में आपके मार्क्स एवरेज से ज़्यादा ऊपर होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन को पॉजिटिव इफेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ,
कि हर एक लोगों के मार्क्स डिक्रीज नहीं होते हैं और हर एक लोगों के मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा। देयर इज अ क्रिटिकल पॉइंट्स, हर एक स्लॉट में क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जिसके ऊपर नीचे मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। तो ये बोलना कि स्लॉट थ्री में मैं हूं तो मेरे मार्क्स हमेशा इंक्रीज करेंगे, ये गलत है। आप स्लॉट थ्री में हो, क्या आप उस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को टच कर रहे हो, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव या डिक्रीज होंगे। ये हर एक स्लॉट के साथ है। बट अभी मैं नट सेल एनालिसिस अगर आपको बताऊं तो स्लॉट थ्री इज ऑन अ पॉजिटिव सम गेम में जा रहा है। तो ये मेरी एक ट्राई थी आपको बताने के लिए विद द हेल्प ऑफ डेटा। मेरा आवाज़ काफ़ी बैठा हुआ है तो आई होप कि आपको ऑडियो में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम उस पर बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। एंड आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो हम ये आपके साथ हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा था, हमेशा खड़ा रहेगा। मेरे लिए कैट एक बिजनेस नहीं है कि मैं अब कैट 2025 के हाथ को छोड़ के कैट 2026 के साथ चला जाऊं। मेरा अभी भी तन मन धन तो मैं नहीं लगाऊंगा, पूरी तरह कैट 2025 और जैट के साथ खड़ा है। उसके बाद मैं जीडीपीआई के साथ रहूंगा, आपके साथ मैं आगे जाऊंगा जब तक कि आपका कैट एडमिशंस फाइनल कन्वर्ट में नहीं हो जाता। 2026 जनता को भी मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा, बट मैं स्टिल आपके साथ खड़ा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो हमेशा मुझे जानते रहेंगे कि क्या है। दिस इज माई analysis of the slots based on the data. No if and but. Slot 3 is on going to be the positive sum game. स्लॉट 1 को एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होना होगा बेटर मार्क्स लाने के लिए। स्लॉट 3 अगर एवरेज के पास भी है तो एक अपना अच्छा स्कोर समझ सकती है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आज थोड़ा सा मेरा गला मेरे साथ नहीं दे रहा है, बट अगर आप यहाँ तक देखे हो तो कमेंट करना कि आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आगे मैं अपडेट करता रहूँगा कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए। आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे कंसल्टेंसी को। वो कैसे ज्वाइन करोगे मैंने वीडियो में बताया, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा। मैं सिर्फ हम ये मैंने हर एक स्टेज पे अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं आगे भी बेस्ट देता रहूँगा और आपसे बेस्ट एक्सपेक्ट करता रहूँगा और एक्सट्रैक्ट करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।